बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैंने रिक्वेस्ट की है। मैं किस तरह से उनका तारफ़ करवाऊँ। मैंने अपना दोस्त तो नहीं, मेरे बड़े ही यानी जब मैं बच्चा था, बच्चा कहें, मैं बच्चा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं मुझे याद है कि मेरा पहला तारफ़ उनसे एक टीवी के ड्रामे के ज़रिए हुआ। वो टीवी का ड्रामा था धुआं। वो मैंने देखा, मुझे वो नुसरत फतेह अली खान साहब का वो बैकग्राउंड में सीन और वो सारी बातें। फिर 2010 में मोहम्मद मालिक मेरे एडिटर थे, तो एक दिन उन्होंने कहा कि मेहताब, मेरे एक दोस्त जो है वो आपसे मिलेंगे। मैंने कहा सर कौन है। उन्होंने कहा बस मैं तुम्हें बताता नहीं हूँ, तुम इस तरह करो कि वो एक मीटिंग है, तो वो दफ्तर हमारे आ रहे हैं, तो तुम भी इस तरह करना कि तुम भी आ जाना। एफबीआर में वो काम करते हैं। मैंने कहा सर ठीक है जी। तो मैं वहां पे एक मालिक साहब के बगैर शायद हमारी पहली मीटिंग हुई। तो आशिर अजीम कस्टम्स में काम करते थे। उन्होंने एक प्रोजेक्ट के बारे में हमें ब्रीफिंग दी, और उस ब्रीफिंग के बाद हम इतने कायल हुए कि हमने फिर वो जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको इनके सामने इस बात का भी इतराफ करता हूं कि सर, हमारी लिखाई कोई फायदा नहीं देती इस मुल्क में। हम जो दिल है लिखते रहें, वो एक कान से दूसरे कान में पड़ता है और निकल जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। मैं अभी तक वैसे मैं जाती तौर पे मायूस नहीं हूं। मैं ये कहता हूँ कि चलें, चीजें इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। तो आशिर अजीम साहब, सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया सर। आजकल मेहताब कनाडा भाई। में मुकीम हैं, और जाने से पहले ये मुतद्दद काम, जब भी मैं इनसे मिलता हूं मुझे ये महसूस होता है, मुझे एनर्जी फील होती थी। इनके हर बात के अंदर एक एनर्जी थी, चाहे वो एफबीआर से रिलेटेड हो, चाहे वो टीवी ड्रामा से रिलेटेड हो, चाहे वो फिल्म से रिलेटेड हो। हमेशा कुछ ना कुछ करते हुए आप इनको पाएंगे। आजकल वहां पे ट्रक ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया के जरिए देख रहा हूं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर आए, थोड़ा सा एफबीआर और ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। और अगर मैं कोई मेहताब बात भाई आप भूल गया हूं तो आप मेरी तस्दीक कर दीजिएगा कि जो मैंने जिस तरह से आपको इंट्रोड्यूस करवाया। और एक आखिरी मेहताब बात करके फिर मैं उनसे सवाल करूंगा। एक मोहम्मद मालिक साहब ने एक जियो टीवी पे प्रोग्राम भी किया, जिसमें आशिर भाई जो है वो हमारे साथ थे, और हमने एफबीआर को उड़ा के रख दिया उस प्रोग्राम के अंदर। लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, और वो अल्टीमेटली पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ही रोल बैक हो गया। तो आशिर भाई, आप मायूस होकर कनाडा शिफ्ट हुए थे इन सारी जो मैंने बैकग्राउंड इस्तेमाल किया, या बेसिकली एफबीआर को जो है वो आपने क्यों छोड़ा, या आपको क्यों निकाला गया, दूसरे लफ्जों में। पहले तो बहुत शुक्रिया मेहताब भाई। आपने आपकी मोहब्बतें हैं जो आपने इतनी तारीफ की, इज्जत की, मतलब मैं पता नहीं इस काबिल हूं कि नहीं हूँ। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द लास्ट पॉइंट जो आपने कहा कि हुआ ये जी कि मैंने अर्ली रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया। और आपको पता है कि रिजाइन भी इतने आराम से, अर्ली रिटायरमेंट इन फॉर्म रिजाइन ही थी, क्योंकि 25 साल नौकरी के कंप्लीट हो गए थे। तो मैंने कहा कि जी अब मैं इजाजत चाहूँ। एक्सटेंशन का कोई शौक नहीं था या अपना टाइम भी मुकम्मल करने का कोई शौक रह नहीं गया। अच्छा जी। तो वो फिर वो भी कोई आसान काम नहीं होता एक्सेप्ट करवाना। फिर उसके लिए सिफारिशें करवाई कि जी मेहरबानी करें, मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ, आप मैं और इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ नौकरी करने में। तो खैर वो फिर मेरी रिटायरमेंट अप्रूव हो गई, और मैं 5 साल पहले 2016 में, हाँ, मैं मुझे जुलाई 2016 में मेरी अर्ली रिटायरमेंट मुझे दे दी गई, और मैं फिर नवंबर में कनाडा। अच्छा, अब सवाल ये है कि जी मैंने इसको आप निकाला कह लें, इसको छोड़ा कह लें, इसको जो भी कह लें, फैक्ट ये, ठीक है। सही है। उसके बाद जब मैं अब क्यों छोड़ा या क्यों निकाला, या मतलब निकाला तो खैर नहीं है, बट क्यों छोड़ा मैंने, इशू ये है जी कि मुझे कोई
मकसद समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या, ठीक है। और अगर आपको मकसद ना समझ आ रहा हो और आप जिंदगी में बस इसलिए दफ्तर जाते हो और वापस आते हो कि उसके नतीजे में आपको आखिर में एक तनख्वाह मिल जाती है या आपको 2 गाड़ियां मिल जाती हैं, एक स्टेटस, तो अनफॉर्चुनेटली मेरा मेरा प्रॉब्लम है, मैं वो कर नहीं सकता। टू मी whatever I'm doing, it must mean something, otherwise वो टॉर्चर है, वो मुझे नहीं। सर आप मुझे ये बताएं थोड़ा सा, अगर आप तो बहुत इनर्जेटिक, आप आते थे और कहते थे कि ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक की ये एजम्पशंस है कि हम अपने रेवेन्यू को डबल कर सकते हैं, और आप फिर उसके तरीके हमें समझाते थे, बाकायदा बोर्ड लेके आते थे, इस तरह से जिस तरह टीचर समझाता है उस तरह से बाकायदा हमें कन्विंस करते थे और हम कन्विंस हुए। फिर मतलब है वाकई पाकिस्तान में काम करना इतना मुश्किल है कि आप कोई रिफॉर्म्स करना चाहें तो नहीं हो सकती? नहीं, देखिए ना मेहताब भाई, असल में हमने तो रिफॉर्म जो करनी थी वो करके दिखा दी ना, मतलब उसमें तो कोई डाउट था ही नहीं। मतलब ये 2005 में जब हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उससे पहले सारी मेहनत की, कस्टम एक्ट में चेंजेस की, आज तक मौजूद हैं, किस 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 बजट सेशन में अप्रूव हुई, फिर जो जो रूल्स नए बने वो दे आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री, दे आर राइट देयर, दे आर बीइंग यूज्ड टुडे। जो सॉफ्टवेयर बनाया वो सारी दुनिया ने इस्तेमाल किया, कई लाख एंट्रियां क्लियर हुई, अरबा रुपया रेवेन्यू क्लियर हुआ, और कोई 5-6 साल प्रोग्राम चलता रहा, उसने अपने अपने रिजल्ट्स दुनिया को दिखाए, ठीक है जी। उसके बाद आप कंटिन्यूसली उसको, क्योंकि वो सूट नहीं कर रहा था बहुत सारे लोगों को। अच्छा, अब सबसे पहली तो बात यह है कि वो वर्ल्ड बैंक इटसेल्फ को सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि डोनर का मकसद, आपको पैसे डोनर आपको इसलिए नहीं दे रहा होता कि जनाब आप तरक्की कर जाएं, डोनर तो इसलिए पैसे दे रहा होता है कि आप मकरूज हो जाए। और हमारा प्रोजेक्ट वाज वन ऑफ दोज रेयर प्रोजेक्ट्स जो इसलिए सक्सेसफुल था क्योंकि डोनर के कंसल्टेंट्स नहीं हमने लिए, तो हमने तो अपना मेरे ख्याल में मुझे याद है सर, एसिकुडा कोई नाम से एक सॉफ्टवेयर जो है वो लाना चाहते थे जी। और वर्ल्ड बैंक ने किया ये है कि जहां भी उसने कस्टम्स रिफॉर्म्स को फंड किया है, वो एसिक्यूडा नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वो साथ हर मुल्क को वही दिया। पाकिस्तान वाज द ओनली एक्सेप्शन वेयर वी सेड कि हे वी नो के, मतलब आप कस्टम वाले को बताएंगे कि कस्टम का क्या प्रॉब्लम है। देखें, मुझे पाकिस्तान कस्टम्स के एज एन एम्प्लॉई मुझे बहुत ज्यादा पता था कि जो लंदन से एक बंदा आके अंग्रेज मुझे बताएगा कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, भाई मुझे अपना प्रॉब्लम पता है और मुझे उसका हल भी पता है। सिर्फ मसला थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बता दें ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उनको जरा पता चल जाए हम किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड और शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो गुजारिश है जी कि 2001 में हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। और कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का ये मतलब था कि जी कस्टम्स में को नए सिरे से तश्कील दिया जाए, क्योंकि कस्टम्स जो है इट्स द फर्स्ट आर्म। इसका मैं हमेशा इस तरह एग्जांपल देता हूं कि जापान जो है वो दुनिया का 45% कॉपर इंपोर्ट करता है। अब वो 45% कॉपर जो है वो जिस जहाज में आता है, वो जहाज जब 4 घंटे बाद जा रहा होता है तो उसके टेलीविजन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका फलाना बना हुआ पहले से तैयार होते हैं। सो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ये रॉ मटेरियल आता है, वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कई गुना कीमतें ऐड होके उस जहाज पे लोड होके दुनिया की मार्केट को एक्सपोर्ट हो जाती हैं। आजकल की दुनिया में जो ममालिक हैं वो फैक्ट्रियों की तरह हैं, रॉ मटेरियल्स उनके अंदर आ रहे हैं, आइडियली वहां पे वो उनकी ह्यूमन रिसोर्स, उनकी इंडस्ट्री उसमें वैल्यू ऐड कर रही है, इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स, नई प्रोडक्ट्स, हर चीज ह्यूमन रिसोर्स उनकी ऐड कर रही है और वो फिर इंटरनेशनल मार्केट्स को हिट कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। अब आप देखें ना, पाकिस्तान में हमारे पास जो एक कंटेनर जापान से आता है उसकी कीमत जो 100 कंटेनर हम जापान को भेजते हैं उस एक की ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें जो वैल्यू होती है, जो वैल्यू एडिशन होती है। अब सो कस्टम्स जो है वो ब्रैकेट सी बन जाता है कि जो कि फर्स्ट आर्म ऑफ द स्टेट है जो रॉ मटेरियल से डील कर रहा है, और लास्ट आर्म है जिसने एक्सपोर्टेड मटेरियल से डील करना है। अगर आपकी ये पूरी ब्रैकेट बैठना शुरू हो जाती है तो ये पूरी आपकी इकोनॉमी को लेकर बैठना शुरू करती है, ठीक है। सो वो वहां पे कॉन्सेप्ट ये थे कि यार ये हम जहां से हमने शुरू किया वो यहां से शुरू हुई थी बात कि जी कस्टम्स दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है।
मतलब आपकी पुलिस में फर्क हो सकता है, इनकम टैक्स में फर्क हो सकता है, हर महकमे में, इमिग्रेशन में दुनिया में फर्क है, कानून में फर्क हो सकते हैं, कस्टम में नहीं हो सकता। कस्टम में तो जो इनवॉइस ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ इनवॉइस भी बनी है कस्टम्स की, उसके कॉलम नंबर 3 में करेंसी का कोड लिखा होगा, और वो कोड क्या होगा, वही चीज चार्ड में होगी, वही चीज नाइजीरिया में होगी, वो एग्जैक्टली एक एक पेपर, एक एक फॉर्म वही चलती है। सो कस्टम्स कंप्लीटली इंटरनेशनल। तो अगर तमाम दुनिया के कस्टम्स एक ही काम करते हैं एग्जैक्टली, ठीक है जी, और तो फिर क्या वजह है कि कस्टम्स की एफिशिएंसीज में फर्क है। सो हमारे यहाँ जो कंटेनर अगर आ रहा है दुबई से, यहाँ 30 घंटे में पहुंच जाता है, 36 घंटे में पहुंच जाता है, तो वो जो आखिरी 1 किलोमीटर है कराची पोर्ट का, वो कितनी देर में तय करता है। सो वो टाइम न्यूयॉर्क में 27 मिनट था उस वक्त की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो न्यूयॉर्क हमसे कम से कम 1000 गुना ज्यादा कंटेनर्स हैंडल करता है। तो वो अगर 27 मिनट में क्लियर करता है, तो कराची में क्या वजह है कि हम 13 दिन 12 दिन में वो कंटेनर क्लियर होता है। और जब आप 12 दिन खड़ा कर देते हैं एक कंटेनर को, और जिनकी उस दौर में कोई 4 ट्रिलियन रुपया कीमत थी, तो 4 ट्रिलियन को जब आप 12 दिन के लिए खड़ा कर देते हैं, तो जिन फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स जाने हैं, उनको अब अपनी इन्वेंट्री 15 दिन और बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि उनको क्लियर नहीं है, ठीक है। सो आप तो आपकी एफिशिएंसीज कहीं से कहीं चलती, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि ऐसा क्यों है, जब हम वही काम कर रहे हैं जो बाकी दुनिया कर रही है, तो वो क्यों ये काम 6, 8, 10 मिनट में कर जाता है, और हम ये काम 12 दिनों में क्यों कर रहे हैं। सो उसकी वजह यह थी कि आपका कस्टम एक्ट पड़ा हुआ था 1860 में, तो किसी ने वो उसी कस्टम एक्ट पे मोहरें लगा लगा के आगे किए जा रहे थे। तो आपका कानूनी पिछली सदी में था, उसके बाद आपके रूल्स पिछली सदी में थे, आपका जहन तो पता नहीं शायद 500 सदियां पीछे था, ठीक है जी। सो वो हर कागज के साथ एक दफ्तर में लोगों ने एक पलंदा कागजों का लेके आना है, और वो कागज हर मेज पे पेश करने हैं, और हर मेज वाला जो है वो अपना एक खुदा है, उसने फिर उस पे तय करना है कि जी आज आप क्या उसकी पूजा पाठ में पेश करेंगे, तो वो आपकी वो डॉक्यूमेंट क्लियर करेगा, राइट। तो आपका प्रोसेस ही ऐसा बना हुआ था जो कि रिडंडेंट हो चुका हुआ। सो वी सेड कि यार हमें कस्टम्स को आज की दुनिया में लाना पड़ेगा, और ये जो हम फंडामेंटल लेयर बनाएंगे, इसके ऊपर जाहिर है फिर जब आपका कस्टम्स आ रहा है, मेरी अगर इंपोर्ट इसके थ्रू हो रही है और एक्सपोर्ट इसके थ्रू हो रही है, तो आपका सेल्स टैक्स का स्ट्रक्चर इसी के ऊपर बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि आपके इनपुट टैक्सेस जो हैं पार्टली सेल्स टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी जो इनपुट्स हैं, वो जो इंपोर्टेड साइड है, वो तो ऑटोमेटिकली सर्वर पे कैप्चर हो चुका है। अब अगर आपने कोई डोमेस्टिक्स लिए खरीदी हैं यहाँ से, तो वो आपने एनटीएन्स के साथ साथ डालते जाएं, और सो उसके ऊपर फिर इनकम टैक्स की लेयर। सो वी वर स्टार्टिंग, और फिर एयरपोर्ट्स की इमिग्रेशन की लेयर, क्योंकि वो जो so the first brick that we were starting for complete automation in Pakistan was the customs administrative reforms. उसको customs administrative reforms इसलिए कह रहे थे क्योंकि उसमें हर चीज करनी थी। उसमें स्टाफ की सैलरीज, उसमें लोगों की रीट्रेनिंग, उसमें सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट, उसमें कस्टम एक्ट को ठीक करना, उसमें उसके रूल्स बनाना, पूरी कस्टम्स की एडमिनिस्ट्रेशन को तब्दील करना। So this is the project that we started working on in 2001, और इसका बैकग्राउंड ये था कि उस वक्त के जो ईयर 2000 में जो प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के, क्या अभी मुझे उनका नाम भूल गया, जो पाकिस्तान के रीजन के लिए थे, तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार स्टेटमेंट दी थी जो कि अलार्मिंग थी, और उन्होंने ये कहा था कि जी अगर अब पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंप्रूव नहीं होता ड्रास्टिकली इस वक्त, तो अगले 10 साल में पाकिस्तान अनगवर्नेबल होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे ही, दिस इज स्टिल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, राइट, क्योंकि पाकिस्तान अपने ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, ना तालीम में, ना एजुकेशन में, ना ह्यूमन रिसोर्स में, उसके पास पैसा लगाने को है ही कुछ नहीं। तो अगर ये हालात चलते रहेंगे तो आपके यहाँ क्राइम, हर चीज की ये हालत होगी कि आप गवर्नेबल आपका मुल्क नहीं होगा। अच्छा, और ये कोई नई बात नहीं थी, ये उन साहब का नाम भी मुझे याद आ गया, यूशुफा क्रूक्स, I can write it down, but I'm not sure if I'm pronouncing it right. So, लेकिन ये वो कोई नई बात नहीं कर रहे थे, हमें सबको ये बातें पता थी। हम जितने गवर्नमेंट में लोग थे, जितने पावर में लोग थे, जितने पॉलिसी मेकर्स थे, हमें पता था कि यार ये मुल्क नहीं चल सकता जिस तरह हम जा रहे हैं।
और ये सन 2000 की बात है, आज से 20 साल पहले। और मुझे इसलिए ये बात बहुत हिट होम करती थी क्योंकि मैं जब 1988 में सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे रहा था, तो भाईजान उस वक्त भी तो पाकिस्तान की किताब में यही लिखा हुआ था कि हमारी बिजली की प्रोडक्शन ये है और हमारी खपत इतनी है, तो हमारा इतना शॉर्टफॉल है। और अगर बिजली, सो मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने से पहले जो कुछ पढ़ रहा था, वो 28 साल नौकरी करने के बाद भी चीजें उससे वर्स्ट हुई हैं, उससे बेहतर नहीं हुई। राइट, सो 2021 का पाकिस्तान 1987 के पाकिस्तान से क्या आगे बढ़ा है? तो वो जवाब आपके सामने। ठीक है जी। अब आपने कहा कि जी क्यों छोड़ी कस्टम्स, वो बात यह है जी कि एक मैं हूं आशिर अजीम, लेकिन फिर मेरी बहुत सारी हैसियतें हैं ना, मैं एक बेटा भी हूं, मैं एक शौहर भी हूं, मैं एक बाप भी हूं, और मेरी एक इंडिविजुअल तो मैं हूं ही हूं। अब मैं अपनी तरफ से तो लोगों को जो बता सकूंगा या अपने मुल्क के लिए जो मेरी फीलिंग्स होंगी, मैं वो अगर कभी मीडिया पे लोगों को कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकेगा। अगर सब लोग एक डायरेक्शन में नहीं चलेंगे तो वो तो अकेला तो पागल ही होगा ना। सो मैं अगर अपने महकमे में कोशिश कर सकता था, 9 साल में उस प्रोजेक्ट का टीम लीडर रहा। उस 9 साल में सिवाय कोई 5 साल हमने जो भी कुछ अचीव किया वो तो अंडू हुआ। ईसीएलों पे रहे, इंक्वायरियां होती रही। अच्छा जी, क्या तो मैंने मिला? सवाल पूछना है सर, मुझे दो तरह के लोग एफबीआर में मिले। हाँ जी। एक वो जो आपको बहुत चाहने वाले थे, दूसरे वो जो आपके बारे में बहुत खिलाफ बातें करते थे। मेरे ख्याल में जो भी रिफॉर्म करने वाला हो उसके साथ ऐसे ही होता है, या उससे मोहब्बत करने वाले लोग होंगे या बहुत नफरत करने वाले। या तो बहुत प्रोपेगेंडा करने वाले लोग थे सर, या आपसे बहुत इंप्रेस लोग थे। देखिए, इशू ये है कि मैंने कहा ना कि जी अगर आपने कहा कि जी आशिर साहब गलत आदमी थे या इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, तो भाई आपने मुझे पकड़ा क्यों नहीं? आप इतने साल इंक्वायरियां करते रहे तो आपने कोई चीज कभी साबित कर देते। ठीक है ना जी। मतलब अब मैं तो हर तरह हर रोज एक नई इंक्वायरी मेरे खिलाफ खड़ी होती थी ना, कि यहाँ से शुरू हुई थी कि जी 6000 कंटेनर आशिर साहब लेके कनाडा चले गए। ठीक है जी, ये 2008 में जो पहली दफा शुरू हुई, तो मैं बिल्कुल उस मुझे याद है, मैं वक्त लिखता रहा हूं सर, मैंने लिखा हाँ था। जी। तो मैं चूंकि कनाडा आया था कोई 6 महीने की छुट्टी लेके, क्योंकि बच्चों को इमिग्रेट करवा रहा था, क्योंकि मुझे नजर तो आ रही थी कि कहानी की। और जब हमने रिफॉर्म शुरू की थी तो हम बेवकूफ तो नहीं थे, हमें पता था कि यार इसके में सिर्फ हमें इंक्वायरियां ही मिलनी। ठीक है ना जी। और तो जाहिर है क्योंकि जो जो प्रोजेक्ट आपके फंडामेंटल स्ट्रक्चर को तब्दील कर देगा, हर चीज हम कंप्यूटर पे ले जाएंगे, तो उसमें तो बहुत सी लोगों को मसाइल तो होंगे, तो वो आपको छोड़ेंगे तो नहीं। सो वो होता ही है ना कि जब जंग शुरू होने लगती है तो आप कहते हैं कि यार औरतों और बच्चों को जरा एक तरफ कर लो, फिर हम देखते हैं ना। तो औरतों और बच्चों को एक तरफ, तो उन्होंने सोचा कि ये अच्छा, पाकिस्तान में ये बड़ा ट्रेंड है। पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि अगर कोई बंदा मुल्क से बाहर गया ना, तो पीछे फटाफट एक बड़ी सी इंक्वायरी खड़ी करके प्रोपेगेंडा कर दो, ताकि बेहतर ये है ये वापस ना आए। और अक्सर लोग डर जाते हैं और वो वापस नहीं आते। ठीक है जी। सो जिसने कुछ नहीं किया हुआ ना, वो अब अपने गले उसके आपने फिट कर दिया कि जी देखा नस गया ना जी। अच्छा, जैसे ही मुझे यहाँ पे प्रोपेगेंडा पता चला, तो मैंने बेगम कहा जी मैं वापस जा रहा हूँ। अगले हफ्ते में मैंने टिकट बुक करवाई और मैं उठ के पाकिस्तान आ गया। अच्छा, अब मैं जहां भी पहुंचू तो जितने मेरे नकात थे जिन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि यार यार देखो 6000 कंटेनर लेके भाग गया, तो उनके अजीब मुंह से उतर जाए ना कि ये तो वापस आ गया। ये वापस सही बात है। अच्छा, अब जब मैं वापस पहुंचा तो मैं वो बेसिकली दे डिडंट वांट मी टू कम बैक, राइट, कि जी चला गया तो अब भागा रहेगा। सो मैं वापस आया, मैंने कहा जनाब ये तो कंप्यूटराइज सिस्टम है ना जी, कंप्यूटराइज सिस्टम में तो सुई भी नहीं घूमती। आपने कह रहे हैं 6000 कंटेनर की, एक कंटेनर का नंबर बता दें अभी इसमें डालते हैं। ठीक है जी, तो वो सामने आ जाएगा कि जी किधर गया है वो कंटेनर, कब आया था, कि कौन ले गया, क्या ड्यूटीज थी उसके अंदर, क्या था। 10 दफा चक्कर लगे हैं उसमें। सो अब चूंकि कंटेनर तो कोई था नहीं तो वो 6000 कंटेनर से बात शुरू हुई कि लेके भाग गया, तो पता चला जी कुछ नहीं है। तो आपने फिर मुझे पकड़ लेना था ना, मैं तो आपके सामने आके बैठा था कि तो बताएं सर किधर एक एक सवाल मुझे अगर करने की इजाजत दें। नहीं नहीं, आप आपके साहब। बारे में सर एक चेयरमैन एफबीआर थे, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा उनको। उन्होंने मुझे, जब मैंने बहुत ज्यादा लिखना शुरू किया तो उन्होंने मुझे बुलाया
और मेरा उनके बारे में, मैं उन्हें ऑनेस्ट समझता था एफबीआर में। उन्होंने मुझे बुला कर उन्होंने कहा तुम लिख रहे हो, ये देखो मेरे पास एक पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने इनके खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट दी हुई है। ये क्या था सर, कभी आपके हक में रिपोर्टें दे देते थे, कभी आपके खिलाफ दे देते थे। मेरे हक में नहीं, मेरे हक में तो कभी किसी ने रिपोर्ट नहीं दी थी। नहीं, बाद में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि नहीं वो तो गलत थी बातें जी। तो वो इंटेलिजेंस एजेंसी आप कह रहे हैं क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं तो कनाडा में बैठा हूँ, वो आईएसआई थी, ठीक है जी, आईएसआई थी, बिल्कुल जी। आईएसआई ने वो रिपोर्ट लिखी थी और ये लिखा था कि जी आशिर अजीम सीआईए का एजेंट है, ठीक है जी। मुझे दिखाई थी, बिल्कुल मैंने देखी थी सर वो। हाँ जी। ये और सुहेल अहमद साहब थे सर जिन्होंने हाँ मुझे ये दिखाई थी। किसने? सुहेल अहमद साहब जो एफबीआर के चेयरमैन थे फॉर्मर। हाँ, वो सुहेल अहमद साहब। देखिए असल में मसला ये है कि वो सुहेल साहब हो या जो भी हो, पाकिस्तान में आईएसआई आज भी कुछ भी लिख दे तो इमरान खान साहब आगे से कुछ नहीं बोल सकते, तो सुहेल अहमद बेचारे ने क्या करना। डेफिनेटली इसी तरह है ना जी। तो हुआ ये कि जनाब जब यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब मैं वापस आया कि जी 6000 कंटेनर को मैं, तो 6000 कंटेनर तो अब नहीं थे। अब क्या करें, प्रोजेक्ट को तो आगे तो चलने नहीं देना। तो पता, अच्छा, और मेरा नाम उठा के ईसीएल पे डाल दिया ताकि आप ये ईसीएल में आपका नाम था, बिल्कुल। हाँ जी, मैं ईसीएल पे आ गया। मैं कह जी ठीक है, मैं बैठा हूँ। अच्छा, अब आप सोचे ना कि मेरे बच्चे एक दूसरे मुल्क में जिनसे मैं मिलने नहीं जा सकता, ठीक है जी। इधर आपने मुझे ईसीएल पे डाला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपने 1-2 साल बाद, अच्छा, सो पहला तो आपने कहा जी 6000 कंटेनर नहीं मिले आपको, कुछ भी नहीं था। इंक्वायरी हो रही है जी ईसीएल पे, आप ओके। अगला फिर आपने कहा कि नहीं जी, अच्छा कंटेनर तो चले नहीं गुम, लेकिन इस सिस्टम से रेवेन्यू लॉसेस बढ़े हुए हैं, ठीक है जी। तो हमने कहा अच्छा जी, रेवेन्यू लॉसेस हुए हैं तो ऐसे करते हैं कि ये सिस्टम तो चंद जगहों पे लगा हुआ है ना, मतलब फर्ज करें केआईसीटी, पीआईसीटी, क्यूआईसीटी पे लगा हुआ है। तो अगर सिस्टम से रेवेन्यू लॉसेस हो रहे हैं तो यहां पर अगर 100 रुपए की इंपोर्ट जो टैक्स के सिस्टम से हो रही है, क्योंकि इस सिस्टम से रेवेन्यू, पहली तो बात यह है कि मैं तो रेवेन्यू लॉसेस का जिम्मेदार नहीं हूं ना, उससे कोई मुझे फायदा तो नहीं हो रहा, ठीक है जी। लेकिन फर्ज करें 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जी रेवेन्यू लॉसेस है और आशिर अजीम जिम्मेदार है, ठीक है जी, क्योंकि मैंने कोई अपनी मर्जी से तो सिस्टम नहीं बना दिया ना, सारी चीजें कानून में लिखी हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर में। बट 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मैं बादशाह था, मैं जिम्मेदार हूं और ये सारे पैसे मेरी जेब में आ रहे हैं, चलें ये मान। तो फिर शुरू करते हैं कि देखते हैं कि अच्छा जी यहाँ पे सिस्टम लगा और यहाँ पे नहीं लगा। तो अब आप कह रहे हैं सिस्टम से रेवेन्यू लॉसेस हो रहे हैं, तो हमने इस सिस्टम में 100 रुपए की अगर सामान आया तो उस पर कितने टैक्सेस कलेक्ट हुए, और इस सिस्टम जो थोड़ा बड़ा चंगा सिस्टम है, इसमें जो सामान वही 100 रुपए का आया तो इसमें कितने रेवेन्यू कलेक्शन हुई, तो वो तो मौजूद था, आपका अपना रिकॉर्ड ही कह रहा है ना सीबीआर का। तो हमने दोनों रिकॉर्ड उठा के सामने ले आए, तो पता ये चला कि अगर इस सिस्टम में 100 रुपए का सामान गुजरा है तो उस पर 16 रुपए कलेक्ट हुआ, और इस सिस्टम में अगर 100 रुपए का सामान आया है तो 10 रुपए कलेक्ट हुआ। तो पैक्स ने तो रेवेन्यू कलेक्शन में 60% ज्यादा पैसे कमा रहा है कुछ किए बगैर, उसी गुड्स को उसी लॉ के तहत प्रोसेस करते हुए, जबकि आपके सिस्टम में जो आप कह रहे हैं, जो आपका पुराना जिसकी आप तारीफें कर रहे हैं, वो 60% लॉसेस कर रहा है, राइट। सो ये पैसा कहां जा रहा है अब? तो पहले तो ये था कि जी कंटेनर गुम गया, चलिए नहीं घूमे, रेवेन्यू लॉसेस हुए, रेवेन्यू लॉसेस तो नहीं हुए, आपको नजर आ रहा है। अब ज़ाहिर है आपने किसी वजह से तो टांगना है। अब बीच में हुआ क्या, असल आपको उसको दिखा, बीच में ये हुआ कि जनाब मैं एक दिन दफ्तर में बैठा था तो ये देखा कि अफगानिस्तान के लिए कंटेनर निकल रहा है क्यूआईसीटी से भरा हुआ सुबह 12 बजे, और अगले दिन 11 बजे वो एक्सपोर्ट से भरा हुआ कंटेनर पीआईसीटी में एंटर हो रहा है, और इस 12 घंटे के अंदर अंदर ये तुरखम गया, तुरखम से अफगानिस्तान गया, अफगानिस्तान से वापस आया, वापस भी आ गया, सामान इसमें भरा गया और फिर अगले कंटेनर में, और वो मेरे सामने खड़ा हुआ और अब इस जहाज पे लोड होके जा रहा है। सो मैंने वो जो डेटा देख रहा था तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। तो वो 2-4-10 कंटेनर नजर आए, मैंने कहा यार कोई एरर होगा। लड़कों का यार डेटा निकालो कि जो अफगानिस्तान कंटेनर जा रहे हैं या अप कंट्री ये जो कंटेनर जा रहे हैं ड्राई पोर्ट्स पे, ये कितने अरसे में वापस किसी पोर्ट में पहुंच रहे हैं। अब ये देखें जो समझदार शायद स्मगलर था वो कंटेनर शायद खाली घर में खड़ा रखता, ये
तो वो थे जो आगे बढ़ गए हुए थे कि वो घर में खाली करके कराची की और वापस ले आते। अच्छा, तो वो जो मैंने उठा के देखना शुरू किया तो वो तो हजारों की तादाद में कंटेनर। अब जर अब कंट्री तो हमारे सिस्टम के थ्रू है नहीं। अच्छा, मैंने अब हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो उस वक्त थे नहीं, मतलब मैं ना इंटेलिजेंस में था ना कहीं था, हम तो एक सिस्टम डिजाइन कर रहे थे। वो हुआ यह है कि जनाब जब हमने ये रिपोर्ट भेजी और मेरे दस्तखत से गई FBI कि जनाब ये कंटेनर्स जो हैं ये 12-12, 15-15 घंटे में अफगानिस्तान से जाके वापस आ रहे हैं, ये इंटेलिजेंस को दिए जाएं, पता करें कि ये आखिर ये कंटेनर जा कहाँ रहे हैं, ये तो अफगानिस्तान तो नहीं जा रहे। ठीक है, क्योंकि सारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो ये रहा था कि अगर एक कंटेनर पे 20 लाख 30 लाख, क्योंकि कपड़े के सारी कमर्शियल गुड्स थी, वो सारे कपड़े पे अगर 20-30 लाख रुपए ड्यूटी है तो वो तो सारी अब वो इंपोर्टर अपनी जेब में डाल रहा था, आपको उसने दिहाड़ियां लगाई हुई थी और आप सारे पैसे लेके कंटेनर सिर्फ कागजों में अफगानिस्तान जाते थे और वापस आते थे। और ये आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। लेकिन आप मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद भी, चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मानने के बाद भी कि 50 अरब रुपए के लॉसेस हुए हैं इस केस में, आप मुझे बताएं रिकवरी कितनी हुई और आज तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है जी। अच्छा, ये रिपोर्ट मेरे दफ्तर से निकली और उसके 15 दिन बाद हमारी पूरी टीम हम सस्पेंड हो गए। अब हमें कोई बताए ना, क्योंकि कानून में तो आपने 90 दिन में बताना है ना कि आपने मुझे क्यों सस्पेंड किया। हाँ, काफी अरसे तक आपको सस्पेंड की रखा और बताया नहीं कि क्यों किया था। हाँ जी, जो पूरी की पूरी हमारी टीम, हम जितने लोग थे, क्योंकि ना कंटेनर का मिल सके, ना रेवेन्यू लॉसेस मिल सके, उसके बाद जो आप लगाते थे हम पे, कोई कोशिश करते थे तो क्योंकि हकीकत नहीं है तो होता कुछ नहीं था। फिर आपने कहा कि जी हम अचानक सस्पेंड हो गए। अब आपने, अगर मैं सस्पेंड हूं तो 90 दिन के अंदर अंदर आपने मुझे एक चार्जशीट इशू करनी है कि भाई ये वजह है कि आपने मुझे सस्पेंड। हम चार्जशीटें मांगे, 6 महीने साल गुजर गए, हमें कोई बताई ना। फिर पता चला कि जनाब ISI की एक रिपोर्ट है, जो कि ISI ने बाला ही बाला, ज़ाहिर हमें तो बताई नहीं, एक कागज पे लिखा है कि जी ये CIA के एजेंट हैं और ये मुल्क के खुफिया राज जो हैं ये अमेरिका को दे रहे हैं। ठीक है जी, और ये वजह है हमारी सस्पेंशन की। तो भाई अगर मैं CIA का एजेंट था, आपके सामने फिर रहा था, तो आपने मुझे बस सस्पेंड किया हुआ था, तो पढ़ लेने फिर मैंने। ठीक है जी, तो आपने वो तो किया कुछ नहीं, आपने सिर्फ एक कागज बनाया और वो कागज उठा के CBR को दिया और CBR ने वो कागज बगल में रखा हुआ था और उस वजह से हमें सस्पेंड किया हुआ था। ना वजह बताते थे ना कुछ। आपको तकलीफ क्या थी? आपको तकलीफ ये थी कि जितना कंटेनर यहां से अफगानिस्तान जाता था वो सारे का सारा तो कानून के तहत NLC के अलावा कोई उठा नहीं सकता। बिल्कुल सही है। ठीक है जी। और उसमें आप क्या कर रहे थे? आपका अपना रोल क्या था? तो हमने तो जिस तरह की ऑटोमेशन की हुई थी, तो हमारे यहाँ तो तिनका भी हिलता था तो हमें पता चलता था। तो अब चूंकि अचानक हम अमेरिका के एजेंट हो गए। ठीक है जी। अच्छा, फिर जब वो चली बात, अल्टीमेटली पता चला कि जनाब ये, अच्छा जब ये बहुत खप पड़ गई, हमने डाला कि भाई 1.5 साल हो गया, हमें चार्जशीट तो दो, चलो अमेरिका के एजेंट होने की, CIA के एजेंट होने की चार्जशीट दे दो, तो कुछ तो दो। ठीक है, तो फिर हमें एक चार्जशीट दी गई सर, वो चार्जशीट पर ना सिर था ना पांव था। तो मुझे याद है सर, बिल्कुल। अब वो चार्जशीट पे आपने ज़ाहिर एक इंक्वायरियां करनी है और कंप्लीट करनी है। अब इतने साल गुजारने के बाद आप ये तो कह नहीं सकते कि जी सारी गलत हो गया। और जब हम ISI के पास पहुंचे, जब हमें पता चला कि ये है, तो अल्टीमेटली तो ज़ाहिर हमारे भी थोड़े बहुत तो हाथ थे। हम अल्टीमेटली जनरल पाशा के पास पहुंच गए कि जनाब ये आपके DG ब्रावो ने, जनरल आसिफ पता नहीं क्या था, बाद में कोर कमांडर बना पेशावर का, उसने ये बेतुका न सिर न पांव इस लेटर का ये उठा के लिख दिया। और अगर आप कह रहे हो कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का हम बताते हैं अमेरिका को, तो बात यह है कि आपने आज तक हमारे यहाँ एंट्री फाइल की है? मतलब आर्मी ने, हमने तो आपको 10 दफा कहा कि जी ये सिस्टम ज्यादा सिक्योर है, इसमें एंट्री, जो एंट्री आपने हमारे यहाँ फाइल ही नहीं करते, उस एंट्री का रिकॉर्ड हमने अमेरिका को कैसे बेचना है? फिर जनाब इंक्वायरी हुई और फिर बात यह है कि कौन सा कंटेनर फौज मंगा रही है, ये तो शिपिंग लाइन हमें बताती है। पाकिस्तान की तो कोई शिपिंग लाइन है ही नहीं। सो हमें तो APL लिख के बताती है कि फलानी जगह से एक कंटेनर आया है, ये प्रोक्योरमेंट हेडक्वार्टर्स के लिए है,
ठीक है जी। तो अमेरिका तो आपको बताता है कि आपकी डिफेंस इंपोर्ट क्या है। तो अमेरिका को हमसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो शिपिंग लाइन ही अमेरिका की है। अमेरिकन प्रेसिडेंट लाइन पे तो आपका कंटेनर आता है, ठीक है। अच्छा फिर जनाब बैठ के अच्छा हाँ 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 ये तो गलत हो गया, ये पता नहीं क्यों इशू कर दिए, ठीक है। और फिर नए सिरे से इंक्वायरियां फॉर्म हुई। एफआईए को 3 सेक्शंस में, वो जो डीजी साहब थे पाशा साहब, उन्होंने 3 सेक्शंस में को दे दी कि जी यहाँ से मुझे रिपोर्ट है। एक तो आईएसआई की एक अपनी टीम गई और हमने कहा जी एसपीडी तो आके ये प्रोजेक्ट ऑडिट करती रही चलाने से पहले, हमारे साथ बैठे रहे, ठीक है। फिर एफआईए को कहा कि जी आप हमें बताएं, और एक और थी आईएसआई की डीजीटी होते हैं, कोई डीजी टेक्निकल, वो आके बैठ रहे हैं कि जी इस प्रोजेक्ट को ऑडिट करेंगे। और हमने कहा जी इसका डेटाबेस तो यहाँ पड़ा हुआ है कराची में, और ये एक्सेसिबल टू नोबडी, और प्राल उसके ऊपर उसके गेट कीपर, ठीक है जी। तो अगर डेटा कहीं जाता है तो आके देख ले कहाँ जाता है, और वो प्राल के जो लड़के बैठे हैं उनसे पूछे, क्योंकि अदरवाइज तो ये किसी से कनेक्टेड ही नहीं है। मैं तो कोई साइंटिफिक डेटाबेस तो चलाने के खसूसी। तो हुआ ये कि जी आईएसआई ने कहा कि जी ओहो ये तो लेटर गलत हो गया, ठीक है। सो अब अच्छा जी ठीक है, फोन उठाएं जी, ब्रिगेडियर साहब फोन उठाएं और चेयरमैन एफबीआर को कह दें कि जी इस मैटर को परसू करना बंद कर दें। वो फिर कुछ ना हो। फिर हम वापस आए कि जनाब आप एक लेटर तो इशू करें ना कि जी ये लेटर हमारा गलत था, क्योंकि आपने अपना लेटर तो विड्रॉ नहीं किया। फिर नहीं वो देखें, अब हमने जब एक लेटर लिख देते हैं तो वो तो विड्रॉ करना हमारी बेइज्जती, ठीक है जी। तो हम जुबानी उनको बता देंगे, जुबानी उनको बताएं, वो उनकी तो अपनी लॉन्ड, उन्होंने बनवाया ही लेटर इसीलिए था, ठीक है जी। अच्छा फिर आखिर तंग आके उन्होंने उस मैटर को तो परस्यू करना बंद किया, लेकिन वो अब जो चार्जशीट इशू की है उसकी तो इंक्वायरी करनी है। अब उस चार्जशीट में तो था ही कुछ नहीं, सर बकवास लिखी हुई थी, ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं कि 6 साल बाद ये कह देते हैं कि अच्छा यार सॉरी हमने तो आपको गलत चार्जशीट इशू कर दी। तो हमें रीइंस्टेट तो ऐसे छोटा मोटा कर दिया, रीइंस्टेट हो गए, वापस नौकरियों में आगे चलना शुरू हो गया सब कुछ, लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट चलती रही जी, जवाब बनता रहा। और आखिर में कि जनाब एक मरबत आदमी था वो, मतलब क्या कहूँ मैं, एडिशनल कलेक्टर के जमाने से उसको जानता हूँ, जिसने फाइनली हमारी इंक्वायरी रिपोर्ट की। और फिर वही मैंने कहा ना कि जो सुहेल अहमद छोड़े, अगर आईएसआई कुछ लिख देती है तो इमरान खान कुछ नहीं कर सकते, बोलता आगे तो क्या बोलना है, तो मरबत ने क्या बोलना। अच्छा फिर ये हुआ कि जनाब वो फाइनली हमें जनाब कह दिया कि जी आपने जी पता नहीं कितने साल की मेरी क्या रोक दी, और डिमोशन और पता नहीं डिसमिसल फ्रॉम सर्विस उसने कर दी मार्बत ने। कोई वो लिखा कुछ नहीं है, बट डिसमिस फ्रॉम सर्विस। वो जो खुली है वो जो चेयरमैन के पास जाती है अप्रूवल के लिए, चेयरमैन साहब थे निसार साहब ने पैक्स में काम किया जी मुझे पता है। चेयरमैन साहब ने फिर उस पर लिखा कि भाईजान इसकी 2 महीने की सर्वे पता नहीं क्या, जो हमारा वो होता है क्या नाम है, जो हमें हर साल वो मिलती है तनख्वाह में जो इजाफा होता है, तो ये इनकी 2 साल की तनख्वाह वो रोक दिया जाए। अब मुझे बड़ा गुस्सा भी आया, मैंने प्राइम मिनिस्टर को अपील कर दी, क्योंकि आप कर सकते हैं कि भाई मैं इस असूल के पीछे तो कनाडा से वापस आया था कि जी मैंने किया कुछ नहीं, ठीक, तो मैं ये 2 साल की इंक्रीमेंट भी क्यों रुकवा, ठीक, गुड, बिल्कुल सही है। अच्छा जी वो मैंने किया। लेकिन अभी मैं एक दिन ऐसे घर पे बैठा था, बेगम बैठी थी, हम रीइंस्टेट हो चुके थे, चल रहा था, तो मुझे एक लेटर आया जिसमें स्टाफ कॉलेज ज्वाइन करें जी, वहां पे वो हमें करना होता है अगले प्रमोशन के। प्रमोशन हमारी रोक दी हुई थी इतने अरसे से जाहिर है, और प्रोजेक्ट का सत्यानाश कर दिया हुआ था। मैंने वो जो देखा लेटर तो मुझे समझ आ गई कि आप ग्रेड 20 में प्रमोट हो जाएंगे। मुझे ना कभी ग्रेड 20 का शौक था, ना 21 का शौक था, ना 19 का शौक था। मुझे तो शौक था कि यार अगर कुछ चेंज आना है इस मुल्क में और हमारे वसीले से आता है तो विल डू इट। तो ये मैं 20, 21, 22 पे तो मैं वैसी लानत भेजता हूँ, मतलब मैं उनको इसी काबिल भी समझता हूँ। अगर आप कर कुछ नहीं रहे तो आपका जो मर्जी ग्रेड है, आप अपने आप को ग्रेड 28 कहते रहे, बिल्कुल सही है। सो वो मैंने जो लेटर ही देखा, मैंने बेगम का, मैंने कहा यार यू नो आई डोंट थिंक आई डोंट वांट टू डू दिस। उसने कहा फिर क्या करना है? मैंने कहा मैं आज चाह रहा हूँ, आई एम गोइंग टू क्विट। 25 साल मेरे हो गए एंड आई एम गोइंग टू क्विट। और मैंने कहा एंड आई डिसाइडेड, उसी वक्त मैं उठा हूँ, मैं गया हूँ दफ्तर, मैंने जाके एक अर्ली रिटायरमेंट की रिक्वेस्ट फेंकी। वो मेरे साथ गुल रहमान होता था, कहता सर एक दफा सोच लें, 24 घंटे थे, मैं गुल रहमान सोच के आया।
वो भेजी CBR को, पोस्ट करके डिस्पैच लगा के मैं वापस घर आया, फिर सिफारिशें करवानी शुरू कर दी कि जी मुझे रिलीज करें, क्योंकि नौकरी तो मैंने करनी थी। बेगम ने पूछा क्या करोगे, मैंने कहा सोचते हैं क्या करेंगे। मेरे एक ब्रदर इन लॉ पहले इधर आए हुए थे, वो ट्रक चलाते थे। मैंने कहा कनाडा जाएंगे, ट्रक चलाएंगे, मैंने अब यहाँ रहना। अच्छा सर, एक एक मुझे इजाजत है, एक वक्फा लेते हैं,